प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित सिंह गोलू एसबी कोचिंग सेंटर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के संबंध में अध्ययन किए थे। विद्युत धारा के संबंध में हम लोग एक बेसिक इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय जानने का प्रयास किए थे। उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि विद्युत धारा है क्या। वास्तव में विद्युत धारा की परिभाषा को हम लोग डिफाइन किए थे और उसमें ये जानकारियां प्राप्त हुई थी कि प्रति इकाई समय में किसी चालक से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि प्रति इकाई समय एसआई यूनिट में 1 सेकंड में किसी चालक से प्रवाहित होने वाली आवेश की जो मात्रा होगी उसी को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसको हम लोगों ने देखा था कि आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। वो भी उन्हीं चीजों को व्यक्त करता है, तो इसीलिए आवेश और समय का अनुपात भी विद्युत धारा कहलाएगा। इसको हम यूं भी परिभाषित कर सकते हैं कि आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो यह भी सही जानकारी है। कुल मिलाकर के विद्युत धारा को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, बशर्ते विद्युत धारा के संबंध में जानकारियां सत्य होनी चाहिए। तो विद्युत धारा से संबंधित हम लोग कुछ बेसिक जानकारियों का अध्ययन किए थे पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे कि आपके 12वीं के परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। एक बात और भी हम बता देना चाहेंगे कि 12वीं के साथ साथ 10वीं क्लास में भी विद्युत धारा के संबंध में अध्ययन करना है। 10वीं क्लास के जो फिजिक्स का चौथा लेसन है, 4th लेसन है, 10th क्लास का चैप्टर 4th जो है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का अध्ययन करना है। तो उन विद्यार्थियों को भी इस वीडियो से मदद मिल सकता है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां जनरल साइंस से प्रश्न बनते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, रेलवे वगैरह का, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, उन सभी प्रश्नों में जनरल साइंस से जहां प्रश्न बनता है उसमें प्रबल संभावना होती है कि विद्युत धारा चैप्टर से प्रश्न बने। तो विद्युत धारा चैप्टर का उपयोग वहां भी किया जा सकता है। तो आइए हम लोग बारी बारी से अब विद्युत धारा के संबंध में अलग अलग पहलुओं पर विचार करें, उनको जानने सीखने का प्रयास करें, जानकारी प्राप्त करें। विद्युत धारा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। विद्युत धारा के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको ऐसे हम आपको बारी बारी से लिखे हैं, आगे भी उसको लिखेंगे और भी कई जानकारियां हैं, और इसको हम लोग साथ ही समझने का भी प्रयास करते चलेंगे जहां समझने की आवश्यकता है। पहली जानकारी कि विद्युत धारा की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। तो एक बात तो तय है कि विद्युत धारा की दिशा निश्चित होती है। विद्युत धारा में दिशा होता है और वो दिशा किधर से किधर होता है? धन विभव से ऋण विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, प्लस से माइनस की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। उच्च विभव यानी कि प्लस, निम्न विभव यानी कि माइनस, उसको धन ऋण भी बोल सकते हैं, धन टर्मिनल ऋण टर्मिनल भी बोला जा सकता है। अगली चीज है विद्युत धारा में परिमाण भी होता है। विद्युत धारा में परिमाण होता है। किसी भी भौतिक राशि को मात्रक के पदों में व्यक्त किया जाता है। 11वीं क्लास में इसका जिक्र है, इसको पढ़ना है, इसका अध्ययन करना है। भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज, उसी को हम लोग बोलते हैं जिसको मापा तौला जा सकता है, या तो मापा जा सके या तो तौला जा सके। जैसे द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, बल आघूर्ण हो गया। तो ये सब चीजें जो है ये भौतिक राशि है। अब उसमें कुछ सदिश होते हैं, कुछ अदिश होते हैं। जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है वो सदिश होते हैं, और जिसमें दिशा न हो केवल परिमाण हो उसको अदिश कहते हैं। तो परिमाण मतलब जैसे विद्युत धारा 5 एम्पियर का है, तो 5 यहां संख्यात्मक मान है और एम्पियर मात्रक है, एम्पियर के पदों में इसको व्यक्त किया गया। तो ये 5 यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और एम्पियर यानी कि यूनिट यानी कि मात्रक, ये दोनों मिलाकर के परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड कहलाता है। 10 कलम, 20 कलम, 30 कलम, 50 कलम, ये केवल संख्या है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसको परिणाम कहेंगे, परिमाण नहीं कहेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग
परिणाम और परिमाण किसको बोलते हैं, ये चीजें अच्छी तरीके से समझे हुए थे। परिमाण की बात आ जाए तो संख्यात्मक मान के साथ यूनिट यानी कि मात्रक भी होना चाहिए। जैसे 5 किलो, 5 ग्राम, ये सब क्या है, परिमाण है, क्योंकि केजी, ग्राम, ये यूनिट भी लगा है वहां पर। तो विद्युत धारा में परिमाण भी होता है, मतलब 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 20 एम्पियर का, 15 एम्पियर का, 1 एम्पियर का, 1.5 एम्पियर का, ऐसे विद्युत धारा का मान हो सकता है। तो विद्युत धारा में दिशा भी होता है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, और विद्युत धारा में परिमाण भी होता है। बारी बारी से इसको हम लोग समझते चलते हैं। समय आपको देना होगा बेहतर तरीके से। अगर आपको समझना है, जानकारियों को अपने माइंड में सेट करना है, कंसेप्ट को सीखना है, तो आपको समय देना होगा। समय दीजिए, हम आपको बेहतर तरीके से जानकारी देंगे। समय थोड़ा जरूर लेंगे। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बिंदु आ गया। वो कैसे? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि विद्युत धारा सदिश राशि है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि विद्युत धारा अदिश राशि है, और हमने भी लिखवाया कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो फिर आप ये सोच सकते हैं, पॉज करिए, तो हम लोग देखते हैं कि विद्युत धारा किस प्रकार से एक अदिश राशि है। देखिए, अगर मान के चलिए कि यहां पर एक पिंड है। पिंड मतलब कोई पदार्थ है, कोई ईंट है, कोई पत्थर है, या कोई भी पदार्थ है, कोई भी मटेरियल है। इस पर इस दिशा में 10 न्यूटन का बल लग रहा है, और इस दिशा में भी 10 न्यूटन का बल लग रहा है। तो कुल परिणामी बल उस पिंड पर 0 होगा, 0 होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बल एक सदिश राशि है, और सदिश राशि में हम लोग जब इस पर टोटल बल ज्ञात करेंगे कि 10 न्यूटन इस दिशा में लगा और 10 न्यूटन इस दिशा में लगा, तो इसको सदिश योग के नियम से जोड़ेंगे, सदिश जोड़ के नियम से जोड़ेंगे। सदिश जोड़ का नियम कहता है, अगर एक राशि वेक्टर A है और एक भौतिक राशि वेक्टर B है, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है रूट अंडर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, एक बल 10 न्यूटन का है, तो यहां 10 न्यूटन का स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा बल भी 10 न्यूटन का है, 10 न्यूटन का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस 2 गुना 10 न्यूटन गुना 10 न्यूटन cos थीटा। यहां cos थीटा के जगह cos 180 डिग्री होगा। cos 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि एक बल उस दिशा में लग रहा है और एक बल इस दिशा में लग रहा है, और प्रति समांतर होने की स्थिति में थीटा का मान 180 डिग्री होता है, समांतर होने की स्थिति में थीटा का मान 0 डिग्री होता है, लंबवत होने की स्थिति में थीटा का मान 90 डिग्री होता है। तो cos 180 का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा? -1। अब आप देखिए, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ये 100 प्लस 100 200, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पर चर्चा कर रहे हैं। यहां देखिए, 10 गुना 10 100, 100 गुना 2 200, अब फिर -1 से गुना करेंगे तो -200। यानी कि गणितीय रूप से जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा सदिश योग के नियम से, पहले सदिश का स्क्वायर प्लस दूसरे सदिश का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला सदिश गुना दूसरा सदिश गुना cos और थीटा का मान, जो दोनों के बीच एंगल बन रहा होगा,
तो आप पाएंगे कि 10 न्यूटन का स्क्वायर यानी कि 100 न्यूटन 100 न्यूटन स्क्वायर हो जाएगा, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू 200 हो जाएगा और ये 200 माइनस में हो जाएगा, यानी कि फाइनली आंसर कितना आएगा 0। तो सदिश योग के नियम से इसका आंसर आ रहा है 0। लेकिन अब आप ध्यान दीजिएगा इधर, अगर मान के चलिए कि यहां से कोई विद्युत धारा आ रहा है 10 एम्पियर का, 20-15 कुछ भी ले सकते हैं। या मान के चलिए कि हम यहां 20 एम्पियर ही ले लेते हैं। ये आपके घरों में आ रहा है, यहां से एक तार आपके घर के किसी अन्य कमरे में चला गया और एक तार आपके घर के किसी अन्य कमरे में चला गया। तो इधर गया 10 एम्पियर का करंट और इधर गया 10 एम्पियर का करंट, क्योंकि दोनों तार एक ही है, दोनों का प्रतिरोध समान होगा, तो दोनों में बराबर बराबर ही करंट जाएगा, किसी में कम और किसी में ज्यादा नहीं जाएगा। तो 10 एम्पियर और 10 एम्पियर का करंट दोनों तरफ गया। अगर ये करंट इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा सदिश राशि होता तो सदिश योग के नियम से इस दोनों को जोड़ने पर, विद्युत धारा के इस मान को और विद्युत धारा के इस मान को सदिश योग के नियम से जोड़ने पर, यानी कि रूट अंडर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला गुना दूसरा गुना cos थीटा करने पर हमारा फाइनली जो करंट आना चाहिए टोटल वो 0 आना चाहिए। जैसे कि यहां पर आपने बल के संबंध में देखा, यहां पर आपने बल के संबंध में देखा कि 10 न्यूटन का बल इधर और 10 न्यूटन का बल उधर, तो उस पिंड पर कोई बल नहीं लग रहा है, सदिश है बल। बल जब सदिश है तो सदिश के जोड़ के अनुसार, सदिश के नियम के अनुसार जोड़ने पर परिणामी बल 0 आ रहा है। मतलब कि 10 न्यूटन उधर ढकले 10 न्यूटन उधर ढकले तो उस पिंड पर कोई असर नहीं पड़ा, उस पिंड पर लगने वाला बल 0 है, कोई बल नहीं लगा, क्योंकि 10 न्यूटन इधर से उधर और 10 न्यूटन उधर से इधर, तो परिणामी बल 0 लगा। क्यों? क्योंकि सदिश के नियम से जोड़े हैं उसको, और वो भौतिक राशि के अंतर्गत सदिश राशि में आता है। अगर विद्युत धारा भी सदिश राशि रहता तो ये भी सदिश जोड़ के नियम का पालन करता, और सदिश जोड़ के नियम का जब पालन करता तो इधर और इधर दोनों करंट जब बराबर है और दिशा दोनों की विपरीत है तो जोड़ के इसी वाले सूत्र से इसका परिणामी टोटल 0 होना चाहिए। मतलब कि 0 एम्पियर का करंट होना चाहिए टोटल इसमें, यहां से वहां तक, क्योंकि यहां से वहां तक कोई बल नहीं लग रहा है। जब 10 न्यूटन का इधर और 10 न्यूटन का उधर, तो यहां से यहां कोई धारा नहीं बहना चाहिए, यानी इधर कोई बल्ब लगा दिया जाए और इधर कोई बल्ब लगा दिया जाए तो बल्ब को जलना नहीं चाहिए, बल्ब प्रकाश नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने पाया होगा कि अगर आपके घर में कोई वायरिंग का तार ऐसे आया और एक इधर गया एक उधर गया तो उधर का भी बल्ब जलेगा और इधर का भी बल्ब जलेगा अगर इसमें करंट है तो। इससे स्पष्ट ये होता है कि विद्युत धारा में दिशा भी होता है, विद्युत धारा में परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके बावजूद भी विद्युत धारा इसलिए अदिश राशि है क्योंकि ये सदिश जोड़ के नियम का पालन नहीं करता है, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। यदि सदिश योग के नियम का पालन करता तो इसमें परिणामी करंट 0 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है, आप भी अपने घरों में देखे होंगे, एक वायरिंग का तार गया उसमें से 2 निकला, फिर वो आगे जाके 2-3 कमरे में चला गया, कोई किचन में गया, कोई आपके स्नान घर में गया, कोई आपके बरामदे में गया, कोई आपके स्टडी रूम में गया, तो ऐसे कट के चला जाता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि विद्युत धारा में दिशा भी होता है, विद्युत धारा में परिमाण भी होता है। दिशा परिमाण दोनों होने के बावजूद वह एक अदिश राशि इसलिए है क्योंकि सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। तो एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि आगे से अब आपको ध्यान रखना होगा कि सदिश होने के लिए
किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशि मतलब जिसको मापा तौला जा सकता है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, क्षेत्रफल, आयतन, बल आघूर्ण, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब भौतिक राशि है। ये अलग बात है कि उसमें से कुछ सदिश है और कुछ अदिश है। तो आपको ध्यान रखना होगा, वास्तव में सदिश होने के लिए दिशा होना चाहिए, परिमाण भी होना चाहिए, और एक तीसरा चीज आपको क्या होना चाहिए जी, सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। ये सब रफ कार्य है, आप चाहें तो अपने बेहतर नॉलेज के लिए एक एक चीजों को लिख सकते हैं, जहां भी आपको दुविधा हो लिख लेंगे, आपके कॉपी में रहेगा, समय मिलने पर आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए लिखने में कोताही ना करें। बात समझ गए होंगे कि सदिश होने के लिए दिशा भी होना चाहिए, परिमाण भी होना चाहिए, और सदिश होने के लिए सदिश योग के नियम का पालन करना चाहिए। विद्युत धारा सदिश योग के नियम का कैसे पालन नहीं करता है, वो भी चीजें हम आपको समझा चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। विद्युत धारा के संबंध में पहला जानकारी हो गया कि इसका दिशा धन विभव से ऋण विभव यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। दूसरा, विद्युत धारा में परिमाण होगा, जैसे 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ यूनिट होता है, तो परिमाण भी होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, ये आपका मेन कंफ्यूजन था, तो ये चीजें हम आपको बता दिए, प्रूफ कर दिए कि कैसे। ठीक है, एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे कर करके आप 2 बार 3 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब विद्युत धारा की दिशा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। पहले जानेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, और उसके बाद जानेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा चालक के भीतर जो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा होता है उसके दिशा के विपरीत दिशा में क्यों होता है। तो ये चीजें भी हम लोग समझ लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए, सबसे पहली बात कि विद्युत धारा की दिशा तो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा से यदि तुलना किया जाए तो उसके समांतर, मतलब कि एक ही दिशा में नहीं होती है, उसके प्रति समांतर यानी कि विपरीत दिशा में होती है। वो अगर उधर जा रहा है, कौन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो धारा इधर आएगा। धारा उधर जा रहा है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे होगी। इसी चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। तो केमिस्ट्री के भीतर आप सभी पढ़े होंगे पदार्थ। पदार्थ के भीतर आप जानते हैं कि वे सभी वस्तुएं जिसमें आयतन हो, द्रव्यमान हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करता है वो पदार्थ है। उस पदार्थ में एक कण पाया जाता है, सूक्ष्म कण, छोटा से छोटा कण जो नंगी आंखों से भी दिखाई नहीं देता है, बहुत छोटा होता है, जिसको परमाणु कहते हैं। डिटेल में यहां पर परमाणु का वर्णन नहीं करेंगे, केमिस्ट्री वाले क्लास में आप पढ़े होंगे या फिर आप केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। परमाणु, परमाणु में 3 कण होता है। परमाणु तो गोलीय होता है, अब ये परमाणु गोलीय हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो जान गए कि परमाणु का एक सूक्ष्मतम कण है, परमाणु का एक मौलिक कण है। परमाणु के जो 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो उसी में से एक मौलिक कण है इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की चर्चा आप कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ का मौलिक कण होता है, लेकिन अब मुक्त इलेक्ट्रॉन हम आपको बता देते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब आप समझेंगे, इधर आपको समझा दिया जा रहा है।
जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसको समझिएगा। मान के चलिए कि ये कोई लोहा का टुकड़ा है, मतलब कि एक धातु है, और धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सभी पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों पाया जाता है, इसको सेमीकंडक्टर चैप्टर में ऊर्जा बैंड के आधार पर बेहतर तरीके से समझाया गया है, तो वहां पर आप समझेंगे। ज्यादा प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, जिस टॉपिक को जहां पढ़ना है वहां बेहतर समझेंगे। यहां आवश्यकता है तो हम आपको बता रहे हैं। अब इसमें बहुत सारा परमाणु होगा। इस पदार्थ में, मतलब कि लोहे के तार में, लोहे के छड़ में, लोहे के टुकड़े में बहुत सारा परमाणु होगा। अब इस बहुत सारे परमाणु में प्रत्येक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके नाभिक में है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब प्रोटॉन का जो प्लस होता है, प्रोटॉन जो नाभिक में होता है उस पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को वो प्रोटॉन अपने तरफ खींचे रहता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन जो होता है, यहां जो प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचता है। क्योंकि किसी भी उदासीन परमाणु में अगर 11 गो इलेक्ट्रॉन है तो 11 गो प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉनों पर जितना निगेटिव चार्ज उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। ये सब बेसिक जानकारी है, डीप में अभी नहीं बता पाएंगे, फिर भी बहुत कुछ आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ऋण आवेश, धन आवेश, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन किसी भी उदासीन परमाणु में, तो इसको खींचे रहता है। एक परमाणु की बात कर रहे हैं, मतलब बांधे रहता है, स्वतंत्र नहीं रहता है, वो फ्री नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन का कब्जा है, प्रोटॉन उसको पकड़े हुए है। इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन पकड़ा हुआ है, उसका कब्जा है। इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है। लेकिन किसी पदार्थ के भीतर ऐसे ऐसे लाखों परमाणु, करोड़ों परमाणु होते हैं, बहुत सारे परमाणु होते हैं। जब बहुत सारा परमाणु इस लोहे में है, चाहे किसी भी धातु में है, तो होता क्या है, एक पदार्थ के भीतर जब बहुत सारा परमाणु होगा, तो इस बहुत सारे परमाणु के भीतर प्रत्येक परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाता है नाभिक के प्रोटॉन के प्रभाव से। नाभिक का जो प्रोटॉन है, उस प्रोटॉन के प्रभाव में रहता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन बहुत सारा परमाणु जब एक साथ हो जाता है, तो परमाणु का जो प्रोटॉन है, जो इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखा था, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्री हो जाते हैं और फ्री होकर के इस चालक के भीतर रैंडम गति करने लगते हैं, यादृच्छिक गति करने लगते हैं, इधर उधर उधर इधर इधर, जिगजग मोशन भी आप कह सकते हैं। और उसी इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि परमाणु में 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। जितना संख्या इलेक्ट्रॉन का उतना ही संख्या प्रोटॉन का, इसलिए परमाणु उदासीन होता है, परमाणु पर कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहता है, और जब चक्कर लगाते रहता है तो प्रोटॉन भी उसको बांधे रखा रहता है, बांध कर रखता है। लेकिन वही परमाणु किसी पदार्थ के भीतर जब बहुत सारे परमाणु हो जाते हैं, खास करके चालकों में, चालक गुड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो गुड कंडक्टर यानी कि चालक के भीतर क्या होता है कि इस परमाणु का कुछ इलेक्ट्रॉन, इस परमाणु का, इस सभी परमाणु का कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के प्रभाव से स्वतंत्र होकर के और जिग-जग मोशन करने लगता है, गति करने लगता है। और इसी गति को हम लोग कहते हैं रैंडम गति, जिग-जग मोशन या यादृच्छिक गति। और उसी इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आप समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी पदार्थ में, तो यहां मान के चलिए कि एक चालक हो गया।
अब इसमें जो जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मान के चलिए कि बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर चालक में विद्युत धारा नहीं डाला गया है, सॉरी, चालक में कोई विभवांतर नहीं डाला गया है, कोई भी विभवांतर स्थापित नहीं किया गया है, मतलब इस लोहे के तार को, तांबे के तार को, सोने के तार को, किसी भी चीज, किसी भी धातु के तार को विभवांतर से जोड़ा नहीं गया है, तब तक इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो रैंडम गति करते रहता है। कोई इधर गया, 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 कोई उधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, मतलब कि यादृच्छिक गति करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें प्लस माइनस यानी कि वोल्टेज स्थापित कर दिया जाता है, तब जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं इधर। किधर? माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन आते हैं और प्लस से माइनस की ओर करंट बहता है। अब फिर आप सोच सकते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश से या ऋण टर्मिनल से, ऋण विभव से धन विभव की ओर ही क्यों आते हैं? इस चीज को भी हम आपको समझा देते हैं रफ कार्य के माध्यम से, आप यहां पर समझ सकते हैं। देखिए क्यों आते हैं। मान के चलिए कि ये कोई धातु है। अब इस धातु के भीतर जितने बहुत सारे परमाणु होंगे, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, तो पूरे धातु में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होगा, तो पूरा परमाणु तो उदासीन ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो स्वतंत्र भी है वो परमाणु के भीतर ही है। तो इसमें होता क्या है कि अगर इधर ऋणावेशित प्लेट है और इधर धनावेशित प्लेट है, इधर प्लस वाला प्लेट है, उधर माइनस वाला प्लेट है। आप जानते हैं कि प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी को दिखाता है और माइनस इलेक्ट्रॉन की वृद्धि को दिखाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जैसे कि अधातु, उस पर ऋण आवेश आ जाता है। ये सब तो बेसिक बात है, मैट्रिक क्लास की बात है, 9th क्लास की बात है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर धन आवेश आ जाता है। अगर यहां 30 इलेक्ट्रॉन और 30 प्रोटॉन, अगर यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसके पास 29 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन तो 30 रहेगा। एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, 29 इलेक्ट्रॉन को 29 प्रोटॉन यानी कि 29 गो माइनस को 29 गो प्लस कैंसिल कर दिया। लेकिन एगो प्लस इस पर आ गया कि नहीं, एगो प्रोटॉन बढ़ गया, मतलब प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, तो धन आवेश बढ़ गया। तो त्यागा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्यागने से धन आवेश आ गया, स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने से प्रोटॉन के तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, अर्थात प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब कि धन आवेश की संख्या बढ़ जाएगी। तो स्पष्ट है कि अगर किसी पर प्लस है वहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिस पर माइनस है वहां पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि है। जैसे मान के चले कि उधर वाले ऋणात्मक प्लेट की बात कर लेते हैं जिस पर ऋण आवेश है, इस सबको तो मान लीजिए कि धन ऋण आवेशित प्लेट, अगर उस पर 50 इलेक्ट्रॉन था और 50 प्रोटॉन था, अगर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो 51 गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन तो 50 गो ही रहेगा। 50 प्रोटॉन से 50 गो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव खत्म हो गया, क्योंकि जितना उस पर निगेटिव चार्ज उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन एगो इलेक्ट्रॉन तो बचा रह गया ना जी, तो एगो इलेक्ट्रॉन पर जो उसका ऋण आवेश होगा वो ऋण आवेश इकाई ऋण आवेश उस पर बढ़ जाएगा। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के तुलना में बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के तुलना में बढ़ गया मतलब कि ऋण आवेश बढ़ गया। तो ऋण आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और जहां धन आवेश है वहां पर क्या है जी, तो वहां पर होगा
धन आवेश के जगह इलेक्ट्रॉन की कमी। उम्मीद करते हैं चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब बताइए कि अगर इस बैटरी में इधर धन विभव है तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि धन का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा है। तो अगर इस पर धन टर्मिनल है तो धन टर्मिनल का मतलब ये वोल्टेज जब बनाया गया है, वोल्टेज डेवलप किया गया है, बैटरी को चार्ज किया गया है, तो बैटरी को चार्ज करने से इधर प्लस है उधर माइनस है, मतलब कि एक तरफ उच्च विभव है एक तरफ निम्न विभव है, विभवांतर आ गया है, विभव का अंतर आ गया है। तो विभव का अंतर आ गया है तो जिधर प्लस है उधर इलेक्ट्रॉन की कमी और जिधर माइनस है उधर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी इधर है और वृद्धि उधर है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन आएगा किधर से किधर, जिधर ज्यादा है उधर से कम की ओर। पिछले वीडियो में बताए थे नेचुरली है अधिक से कम की ओर बहना। पानी ही हो 10 लीटर एक तरफ 5 लीटर, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 10 से 5 की ओर आएगा कि 5 से 10 की ओर जाएगा, 10 से 5 की ओर आएगा। तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि किसी भी चालक में जिधर धन विभव वोल्टेज का जोड़ते हैं उधर इलेक्ट्रॉन की कमी प्रदर्शित होता है और जिधर ऋण विभव जोड़ते हैं उधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्रदर्शित होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना प्रदर्शित होता है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता से इलेक्ट्रॉन की न्यूनता की ओर इलेक्ट्रॉन आता है और जिधर इलेक्ट्रॉन आता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहता है, मतलब कि धन आवेश गति करता है। तो ये टर्म आप समझ चुके होंगे। विद्युत धारा की दिशा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन आता है किधर से किधर जी, ऋण से धन की ओर, क्योंकि ऋण की ओर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, धन की ओर कमी। तो ये इधर आएगा, धारा उधर जाएगा। तो अभी तक आपने समझा कि विद्युत धारा की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन से तुलना करके दिशा पूछा जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत दिशा में होती है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, हालांकि कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए आपके अंदर साइंस का जो नॉलेज इस संबंध में होए उसको समझाने के लिए इतना चीजें हम आपको बताएं। बाकी मौखिक भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, सीधे सीधे प्रश्न आएगा टिक लगा देंगे। चलिए, तो ये समझ गए। वीडियो को पॉज करके जिन चीजों को रफ के माध्यम से हम समझा रहे हैं उन चीजों का भी आप एक नोट्स बना सकते हैं अपने फायदे के लिए, अपने समझ के लिए, या फ्यूचर में अगर आपको साइंस के क्षेत्र में और आगे पढ़ाई करना हो तो इन छोटी छोटी बिंदुओं से आपको मदद मिल सकता है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो सर लिखवाएंगे वही लिखिए। हम तो आपकी सिलेबस के हिसाब से सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लिखवाएंगे, उसको समझाएंगे। समझाने में किए गए रफ कार्य को भी आप चाहें तो अपनी स्थिति को देखते हुए आप उसको नोट कर सकते हैं, उसको नोट कीजिएगा। चालक की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दिशा के विपरीत दिशा में होती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी आपको बता दिए। प्रत्येक पदार्थ परमाणु से बना होता है। परमाणु में मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन खींचे रहता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश। लेकिन जब एक पदार्थ में बहुत सारे परमाणु होते हैं तो चालक पदार्थों के भीतर ऐसा होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के प्रभाव से बाहर निकल के गति करने लगते हैं। अब एक चीज और, कहीं आपके मन में आए कि सर ये मान के चलिए कि धातु है, धातु है, अब इसमें जो धातु है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। जैसा कि हम बताएं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, धातुओं में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हो जाते हैं, मतलब कि प्रोटॉन के प्रभाव से कुछ इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यह भी आपको बताएं कि जब तक इसको विभवांतर से नहीं जोड़ेंगे तब तक जिगजग यानी कि रैंडम गति करेगा, किधर भी गति करेगा। लेकिन जब इसको जोड़ देंगे विभवांतर से तो ये ऋण विभव से धन विभव की ओर गति करेगा इलेक्ट्रॉन। ये चीजें भी आप याद रख सकते हैं, इसको भी नोट कर सकते हैं आप।
तो जब ये चालक है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अभी स्वतंत्र रूप से कहीं रखा है चालक, तो रैंडम गति करेगा, यादृच्छिक गति करेगा। लेकिन इसमें जब विभवांतर जोड़ देंगे तब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर हो जाएगी, ऋण से धन की ओर, तब करंट की दिशा धन से ऋण की ओर। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो गति करते हुए इधर कूद नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकल जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, एक धातु है इतना मोटा का, तो एक दिन इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलते निकलते वो खत्म नहीं हो जाएगा। जी नहीं, बता रहे हैं क्यों। इसमें जितना भी परमाणु है सभी परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तो धन ऋण बराबर है, तो ये उदासीन है। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इधर कूदने का प्रयास करेगा तो जब इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। मान के चलिए कि पूरे में 100 गो इलेक्ट्रॉन था, 100 गो प्रोटॉन था, तब की क्या हो जाएगा जी, 99 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 100 प्रोटॉन हो जाएगा। मतलब कि एगो प्रोटॉन इसमें बढ़ जाएगा, मतलब कि एगो इकाई प्लस आ जाएगा। जैसे ही कूदेगा तो इकाई प्लस आएगा, क्योंकि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां प्लस है, जहां जाता है वहां माइनस। तो जब ये प्लस आएगा, प्लस क्यों आया बता दिए, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो प्रोटॉन बढ़ गया इलेक्ट्रॉन के तुलना में, यानी धन बढ़ गया तो धन आ गया। अब ये धन जैसे ही आएगा उस ऋण को खींच लेगा, जाने ही नहीं देगा। तो ये नहीं सोचेंगे कि कोई चालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो कूद के कहीं दूसरे जगह क्यों नहीं चला जाता है, क्योंकि कूदेगा अगर, एक तो कूदेगा नहीं है, कूदने की परिस्थिति बनी अगर वैज्ञानिक रूप से, तब तक इस पर प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा तो अब जानते हैं कि प्लस माइनस को आकर्षित करता है। ये चीजें आप पहले ही पढ़े हैं, धन ऋण को खींचता है। चलिए, तो सारी बातें आप समझ गए कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, सभी पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। उसके बाद से आप चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों होता है इसको ऊर्जा बैंड के माध्यम से सेमीकंडक्टर में डिटेल में पढ़िएगा। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कब कहा जाता है, जब प्रोटॉन के प्रभाव से कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं तब। तो इन सब चीजों को हम बता चुके हैं। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का जिम्मेवार मुक्त इलेक्ट्रॉन को माना जाता है। जैसे मान के चलिए कि तांबा का तार है, एल्युमिनियम का तार है, या किसी अन्य धातु का तार है, तो उसमें विद्युत धारा के प्रवाह का वजह किसको माना जाता है, जिम्मेदार को किसको माना जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को। मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति इधर होती है तब उधर धारा बह के जाता है। लेकिन यही किसी विलयन की बात करें, जैसे मान के चलिए कि अब इसमें नमक है और इसमें आप पानी डाल दिए, मतलब कि इसमें आपके पास NaCl था और इसमें आप डाल दिए H2O यानी कि वाटर। तो जब NaCl में H2O डाल दिए तो होता क्या है, केमिकल रिएक्शन के अनुसार, केमिस्ट्री में आपको पढ़ना है, ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है। क्योंकि सोडियम धातु है, क्लोरीन धातु है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागा होता है और वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होता है। इसलिए पूरे NaCl की बात करें तो पूरे NaCl पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन चूंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन त्यागा है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 तो 2 8 1 बाहर में 1, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 तो 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार। आप जानते हो कि ये भी चाहता है 8 करना बाहर में, ये भी चाहता है 8 करना, कौशल और लुईस की अवधारणा के अनुसार या अष्टक नियम के अनुसार अपना अस्थायित्व प्राप्त करके अपने निकटतम अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो ये त्यागा तो इस पर प्लस और ये ग्रहण किया तो इस पर माइनस। लेकिन टोटल NaCl पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इसका प्लस और इसका माइनस, ये तो खत्म हो गया प्लस माइनस। अब आप परमाणु को ही देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर जितना धन आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋण आवेश।
इसलिए परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि परमाणु के भीतर कोई आवेशित कण नहीं है। परमाणु के भीतर प्रोटॉन धन आवेशित है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है। प्रोटॉन पर जितना धन, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋण। परमाणु पर कोई आवेश नहीं। वैसे ही NaCl पर जब साथ हो जाएगा तो कोई आवेश नहीं, क्योंकि इस पर जितना प्लस उतना ही उस पर माइनस। ये प्लस उस माइनस के प्रभाव को खत्म कर दिया। लेकिन जब अलग होगा, जल में घुलने पर अलग हुआ तो इस पर प्लस, इस पर माइनस। एटम में से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस क्या नहीं रहेगा? इलेक्ट्रॉन उदासीन थोड़े रहेगा, इलेक्ट्रॉन अपना माइनस लेके निकलेगा। प्रोटॉन को अलग करिएगा तो प्रोटॉन पर प्लस होगा। हालांकि प्रोटॉन नाभिक में बना रहता है तो नाभिकीय बल कार्य करता है, इसलिए मुक्त नहीं हो पाता है आसानी से। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो ये मुक्त आयन के प्रभाव के कारण ही किसी विलयन में विद्युत धारा बहता है, और चालक में किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अब आप एक और प्रश्न कर सकते हैं कि सर किसी भी विलयन में मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं, मुक्त आयन ही क्यों? क्योंकि किसी विलयन में जब किसी आयनिक यौगिक को घोलिएगा, नमके है NaCl, तो ये तो यौगिक बना लिया है। इसका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था उसको स्थानांतरित करके एक दूसरे को ले दे लिया है। केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा आबंध बना लिया है। आबंध बना लिया तो उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं, क्योंकि वो त्याग दिया, वो ग्रहण कर लिया, दोनों स्टेबल हो गया। है जी मुक्त इलेक्ट्रॉन, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। लेकिन उस पर आयन तो है, अलग अलग कर देंगे तो। चलिए, तो ये चीजें आप समझ गए कि धातु होगा यानी चालक होगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, अब विलयन होगा तो मुक्त आयन के कारण धारा का प्रवाह होता है। किसी विलयन में धारा के प्रवाह का जिम्मेवार मुक्त आयन होता है। ये भी आपको हम लिखवा दिए। अब आते हैं इन सभी टर्मों पर, ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है, जबकि विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा। विभवांतर पिछले लेसन में है, और पिछले लेसन में है तो उसको हम लोग पढ़े थे। हालांकि चैप्टर अधूरा था, उससे कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। फिर हम लोग उसको पूरा करेंगे तो बढ़िया से उसको पढ़ेंगे। अभी ये जान लीजिए कि विभवांतर, जो विभवांतर होता है वोल्टेज होता है, जो आवेश को धकेलता है। प्रतिरोध आवेश को रोकने का काम करता है, विभवांतर आवेश को धकेलने का काम करता है। तो आवेश गति करता है, मतलब कि विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो जो विभवांतर होता है, उच्च विभव निम्न विभव की जो चर्चा की है इसके पहले, तो इस विभवांतर को मापा जाता है एक यंत्र, एक युक्ति द्वारा। उसको कहा जाता है, उस यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। लेकिन विद्युत धारा को जिस युक्ति से मापा जाता है उसको कहते हैं एमीटर। तो विद्युत धारा को एमीटर से और विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। अब एक चीज और हम आपको बता दें कि एमीटर जो होगा इसको श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, और जो वोल्ट मीटर होगा उसको पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में। यहां पर आप समझ सकते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका वोल्टेज हो गया, विभवांतर हो गया। प्लस से माइनस की ओर इधर एक करंट बहने लगा। ये एम के जैसा जो सिंबल बनाया है ये बल्ब का सिंबल है। अगर मान के चलिए कि इस बल्ब का केवल मापना है क्या, विभवांतर, तो हम लोग विभवांतर मापने के लिए क्या लेंगे, वोल्ट मीटर, कि यहां से कितना वोल्टेज जा रहा है। वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर यानी विभवांतर मापने वाले को हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे जी, पार्श्व क्रम में। ये पार्श्व क्रम है, समांतर क्रम जिसको बोलते हैं। एक ऊपर है तो एक नीचे है। श्रेणी क्रम में अगल बगल, एक ही तार में अगल बगल। अब पार्श्व क्रम में समांतर, मतलब कि एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, एक ही में नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये पार्श्व क्रम में जोड़ दिए। लेकिन इसी बल्ब का अगर हमको एमीटर लगा करके धारा नापना हो
तो एमीटर को इसके बगल में हम किस क्रम में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम में नहीं जोड़ के हम लोग बल्ब के बगल में श्रेणी क्रम में। देखिए अगल बगल है तो श्रेणी क्रम, ऊपर नीचे अलग अलग तरह से जोड़े थे तो समांतर क्रम। तो याद रखेंगे विद्युत धारा के मान को मापता है एमीटर, और जिसका हम लोगों को विद्युत धारा मापना हो कि बल्ब में कितना विद्युत धारा जा रहा है, यह कहां परिपथ में जहां से जहां तक का मापना हो वहां से वहां तक उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और समांतर क्रम में किसको जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को। तो ये सारी जानकारियां रही। एक चीज और बता दें आपको कि वोल्टेज मापने के लिए यानी कि विभवांतर मापने के लिए और विद्युत धारा मापने के लिए, दोनों मापने के लिए गैलेनोमीटर होता है, उसको यूज कर सकते हैं। हालांकि गैलेनोमीटर क्या है, गैलेनोमीटर विद्युत धारा का सूचना देता है, उसका मान नहीं मापता है कि कितना विद्युत धारा जा रहा है, केवल ये बताता है कि हाँ विद्युत धारा जा रहा है। गैलेनोमीटर की सुई में विक्षेप होगा तो पता चलेगा कि सर्किट में विद्युत धारा जा रहा है, विक्षेप नहीं होगा तो विद्युत धारा नहीं जा रहा है। लेकिन ये गैलेनोमीटर को आगे चल के इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है कि गैलेनोमीटर को किस तरीके से एमीटर के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है और गैलेनोमीटर को किस तरीके से वोल्ट मीटर में प्रयुक्त किया जा सकता है। एमीटर में और वोल्ट मीटर में रीडिंग 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे शुरू होता है, लेकिन गैलेनोमीटर में बीच में 0 रहता है, बीच में इधर भी 1 2 3 4 इधर भी, उसमें 0 बीच में होता है गैलेनोमीटर में। तो गैलेनोमीटर धारा का सूचना देता है केवल, लेकिन उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं एमीटर की बात भी, वोल्ट मीटर की बात। तो इन चीजों को आप पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें कुछ चीजें अभी बाकी है, अधूरा है। वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन स्टूडेंट है जब क्लास में आप 4 4 घंटे 3 3 घंटे बैठ कर पढ़ाई कर लेते हैं तो वीडियो को देखिए, आपका बहुत सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। और जिनका बेसिक थोड़ा कमजोर होगा उनसे निवेदन है कि वीडियो को बार बार देखें, स्लो करके देखें। तो यही आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद छोटी मोटी कुछ और जानकारियां है 5-10 मिनट की, उसको पढ़ाएंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे उसके बाद। तो अभी आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि जो विद्युत धारा का हम लोग परिभाषा पढ़े थे कि प्रति इकाई समय में किसी चालक से प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो उसके सूत्र का उपयोग 3 प्रकार से किया जाता है, जिसको आपको नोट कर लेना है। तो पहला सूत्र आपको, तो ये परिभाषा वाला तो आप जानते ही है, आई का मतलब विद्युत धारा, क्यू का मतलब आवेश। कैपिटल क्यू का भी उपयोग कर सकते हैं, कुछ पुस्तकों में कैपिटल क्यू का उपयोग किया गया है, कुछ में स्मॉल का। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो I बराबर क्यू बाई टी, एक तो ये हो गया। आई तात्क्षणिक, जब तात्क्षणिक विद्युत धारा का मान निकाला जाएगा तो इसको डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। मतलब कि डी क्यू बाई डी टी का मतलब हुआ कि समय के सापेक्ष आवेश का हम लोग अवकलन कर देंगे। डी लगा है तो इसका हम लोग अवकलन कर देंगे। समाकलन अवकलन आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना होता है 12th क्लास में। हालांकि हम भी इसको केवल अभी आपको नोट कर लेना है, जब न्यूमेरिकल का वीडियो लेकर के आएंगे, न्यूमेरिकल का सीरीज आपके सामने जब हम लास्ट में करवाएंगे तो वहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज किस प्रकार से है इसका उपयोग वहां पर करवा देंगे। आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके लिए आपको तनाव मुक्त रहना है, सूत्र याद कर लेना है, न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा। और ये आई ए भी का मतलब एवरेज है, इसके बदले आप औसत भी लिख सकते हो, आई के नीचे औसत। इससे पता चलेगा कि आई मतलब विद्युत धारा है, औसत विद्युत धारा निकाल रहे हैं। तो ये औसत विद्युत धारा जो होगा इसको डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के माध्यम से, या इसी चीज को Q2 माइनस Q1 बटा T2 माइनस T1 किया जा सकता है। तो ये 3 फॉर्मूला आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, जो आगे आपको काम देगा, 12th में भी काम देगा और आगे भी जो साइंस से रिलेटेड कंपटीशन होता है वहां पर आपको काम दे सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। एक नोट है, नोट ये है कि गैलेनोमीटर विद्युत धारा की सूचना देता है। जैसे विद्युत धारा के मान को मापता है एमीटर। देखिए, विद्युत धारा का मात्रक है जिनके पदों में व्यक्त करते हैं वो कौन है? एम्पियर। लेकिन विद्युत धारा को मापने वाली युक्ति का है
यंत्र कहें, उपकरण कहें, तो वो है हमारा एमीटर। जैसे द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक होता है केजी। केजी के पदों में द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। ग्राम में भी करते हैं, क्विंटल में भी करते हैं, टन में भी करते हैं, मन में भी करते हैं। बहुत सारा यूनिट है उसका, जो कुछ क्षेत्रीय यूनिट है, कुछ काफ़ी प्रचलित है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यूनिट जो ऐसा यूनिट है द्रव्यमान का किलोग्राम है। लेकिन द्रव्यमान को जिस यंत्र से मापा जाता है उस यंत्र का नाम है तराजू या तूला। आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया है, तराजू या तूला वो अलग चीज़ें है, साइंस का डेवलपमेंट हुआ, आ गया। अब जैसे तापमान का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन, लेकिन तापमान को जिस युक्ति से मापा जाता है वो होता है थर्मामीटर। तो उसी तरीके से विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर, लेकिन जिस उपकरण से मापा जाता है वो है एमीटर। और गैल्वेनोमीटर भी एक यंत्र है, उपकरण है, जो केवल धारा की सूचना देता है कि यहाँ धारा है कि नहीं। जैसे टेस्टर का यूज करते हैं ना आप, वही व्यवहार उसका भी है। लेकिन आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर जो है इसका उपयोग एमीटर के रूप में भी किया जा सकता है और उसका उपयोग वोल्ट मीटर के रूप में भी किया जा सकता है, लेकिन कैसे थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, तो वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ और आपको हम बता दें, 1 एम्पियर की परिभाषा कई जगह पूछी जाती है कि 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा को समझने के लिए पहले ये आप देखिए, I बराबर Q/T होता है। I मतलब विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक तो एम्पियर, और आवेश का मात्रक कूलम, समय का ऐसे ही मात्रक सेकेंड। तो विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर जो है हमको 1 एम्पियर लेना है। ऐसे भी आगे कुछ नहीं लगा है तो एक ही है। जब ये 1 लेना है तो ये 1 कब आएगा, ये 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए। इधर भी 1 कब होगा, जब ऊपर भी 1 लिख दें और नीचे भी 1 लिख दें, तो 1/1 1 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर, आवेश का ऐसे ही मात्रक कूलम, समय का मात्रक सेकंड। आगे कुछ नहीं है तो 1 1 1 1 लगा देंगे क्योंकि 1 1 है। अब इसको आप कह सकते हैं 1 सेकेंड में किसी चालक से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगी तो उसे 1 एम्पियर का धारा कहेंगे, या 1 एम्पियर का विद्युत धारा कहेंगे। धारा तो पानी का भी होता है, दूध का भी धारा होता है, तो ये विद्युत धारा। तो इसको आप इस प्रकार से नोट करिए, किसी चालक से 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उसे 1 एम्पियर की धारा कहा जाता है। तो मूल बात यही है, इसको आप अलग अलग शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो ये 1 एम्पियर की परिभाषा हो गई, कॉमन बात है। नीचे 1 सेकेंड है तो सेकेंड से ही तुलना करेंगे। अब आप एग्जाम देते हैं, 100 नंबर का आया 80 नंबर, तो 80 को ऊपर 100 को नीचे लिखते हैं, तो कहते हैं ना कि 100 के तुलना में 80। तो वैसे यहाँ 1 सेकेंड के तुलना में, मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होगा तो 1 एम्पियर की धारा। अगले वीडियो में मिलेंगे, आगे अपवाह वेग वगैरह, गतिशीलता वगैरह पढ़ना है, तो उन टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं और करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।